हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि कोरोना महामारी के चलते क्लास 10th और 12th के छात्रों का पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाया है और परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इस कारण से बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है। अगर कोई विद्यार्थी इस मॉडल पेपर की तैयारी अच्छा से कर जाता है तो परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देख लेते हैं क्लास 10th साइंस के मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर जो इंटरनेट पर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे क्या क्या बताया गया है। यहाँ देख लीजिए, अब की बार क्या होगा, आपके परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको मात्र 40 प्रश्नों का ही चुनाव करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी प्रश्नों को दुगुना कर दिया गया है, लेकिन आपको आधा प्रश्न का ही जवाब देना है। चलिए तो हम लोग सेक्शन ए में चलते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ सेक्शन ए शुरू होता है, यहाँ पे और शुरू हो जाता है जिसमें 80 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम जानते हैं कि 2 दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आप याद कर लें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अवतल दर्पण। तो आप अवतल दर्पण ठीक लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो आप सिद्ध किए होंगे, यहाँ ऑप्शन दिए एफ बराबर आर, एफ बराबर 2, एफ बराबर 2r, एफ बराबर 3/2r। तो आप पढ़े होंगे और सिद्ध भी किए होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी काफी पॉपुलर प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 cm पर रखे वस्तु को एक समान नेत्र अस्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाएं और लिखते जाएं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी पिंड से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ऑप्शन है बैगनी, नीला, लाल या पीला। तो देखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वह सबसे ज्यादा झुकता है और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है वह कम झुकता है। तो आपको पता होगा कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसमें सबसे कम झुकाव होता है और सबसे ज्यादा झुकाव किसमें होगा, बैगनी में। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे कम झुकाव। तो आपका आंसर क्या होगा, लाल रंग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यानी मानव आंख का रेटिना जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन दिया आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो मानव नेत्र के जो रेटिना में प्रतिबिंब बनते हैं वे वास्तविक और उल्टा होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस घटना के कारण। ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आकाश का रंग जो नीला है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, जो रेले नामक एक वैज्ञानिक था उसने अपना प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था और बताया था कि प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल से बराबर होगा, उत्तल से छोटा होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है,
अगला, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, समतोलन लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए, एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक होता है दूर दृष्टि दोष। दो दोष होता है। तो निकट में अवतल लगाया जाता है, अवतल, और दूर में उत्तल। तो ऐसे आप याद कर ले, जैसे दूर क्या है, 2 शब्द का है, और उत्तल क्या है, 3 शब्द का है। निकट 3 शब्द का है तो अवतल क्या है, 4 शब्द का है। यानी बड़ा दोष में बड़ा लेंस, छोटा दोष में छोटा लेंस। ये ट्रिकली आप याद कर लीजिए। दूर दृष्टि दोष में 3 शब्द वाला और निकट दृष्टि दोष में 4 शब्द वाला है। जैसे निकट में 3 शब्द है तो अवतल में 4 शब्द, एगो बढ़ जाता है। उत्तल में 2 शब्द है, 2 लेटर है, तो उत्तल में क्या हो गया, 3 लेटर है। तो इस तरह ट्रिकली आप याद कर लेंगे, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष, तो क्या होगा आंसर आपका, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? यानी किसके द्वारा आप नापते हैं कि धारा का प्रवाह हो रहा है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्ट मीटर। तो आपको पता होगा कि मोटर से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोटर से तो क्या करते हैं, यानी एसी मोटर से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को यांत्रिक धारा में बदलते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टता मापता है, विभवांतर मापता है। और गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को मापता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यह करंट को मापता है और बताता है कि धारा का प्रवाह हो रहा है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है ऑस्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन या मैक्सवेल। तो याद रहे, दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है वो फ्लेमिंग प्रतिपादित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। यानी 10 का बी आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एमीटर या कूलाम। तो विभवांतर या विभव का मात्रक वोल्ट होता है। आपका ऑप्शन में ए सही है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी और समानांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद कर लीजिए, श्रेणी क्रम से प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घटता है। तो यहाँ बढ़ना पूछ रहा है और तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि चुंबकीय बल रेखाएं आप स्पष्ट क्लियरली नहीं देख सकते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो सिंपली आप याद कर जाएं कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन सी सही है। 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि वह ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे आप ट्रिकली याद कीजिए, जैसे हम क्या करते हैं, कोयला को पहले देखते हैं। जैसे कोयला का उपयोग एक बार हम कर लेंगे, एक बार कोयला का उपयोग कर ले, फिर उस राख का उपयोग थोड़े करेंगे ऊर्जा के रूप में, अतः कोयला नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। वैसे ही नाभिकीय ऊर्जा, अगर किसी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हम एक बार कर लें तो फिर क्या उसका उपयोग करेंगे दोबारा? नहीं कर सकते। अतः नाभिकीय ऊर्जा भी नवीकरणीय नहीं है। प्राकृतिक गैस का भी वही दशा है कि एक बार उपयोग कर लिए तो फिर दोबारा उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, तो ये नवीकरणीय नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा का तो बार बार उपयोग किया जाता है, तो यह नवीकरणीय ऊर्जा है। यह इसके खत्म होने वाला भी नहीं है और यह पुनः रिसाइकिल, पुनः बनते रहता है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अगला, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस कौन सा लेंस? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए,
यानी जो लेंस प्रकाश को फैलाता है उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आप देखे होंगे जो अवतल लेंस है, जैसे ही अवतल लेंस पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो फैल जाती है, ऐसे क्या होती है, फैल जाती है। यानी अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। यानी प्रकाश में हम जानते हैं कि 7 रंग होता है, ठीक है, जिसमें प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और संपूरक वर्ण में डिवाइड कर दिया गया है। तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, मैजेंटा, श्यान और पीला को द्वितीयक रंग कहा जाता है, और जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत प्राप्त होता है उसे संपूरक कहा जाता है। तो यहाँ देखिए लाल भी है, हरा भी है और नीला भी है, और तो सभी के सब क्या है, प्राथमिक वर्ण है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी आंख में बहुत सारा भाग होता है, उसमें से कौन सा भाग कलरफुल होता है। ऑप्शन है कर्निया, पुपिल्स, रेटिना या आइरिस। तो आंख का जो रंगीन भाग है वो आइरिस है, ओनली वन आइरिस इज कलर्ड इन द आई पार्ट। आई में सबसे कलरफुल भाग होता है आइरिस। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 1 HP बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट या 550 वाट। तो आपका आंसर होगा 746 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला विशालक शीशा कौन है। विशालक शीशा कौन है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल लेंस को विशालक लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को विशालक लेंस कहा जाता है। और इसी लेंस का प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, जो छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया विशालक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा है। परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगला एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यह आवेश का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। ऑप्शन है जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, सेकेंड बटा जूल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। O2, NH3, CO2 या N2। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस प्रभाव है वह क्या होता है, CO2, CH4 इत्यादि गैस के कारण होता है। तो मुख्य गैस इसमें कौन है, CO2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य है। ठीक है, अगला कॉलेज चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कॉलेज चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। जैसे ही देखे होंगे कि चूना पत्थर CaCO3 पर जल डाला जाता है तो खौलने लगता है, अर्थात यह ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है Cu, Hg, Ag या Au, यानी तांबा, मरकरी,
चांदी या सोना? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील चांदी होता है, इसी कारण से चांदी को गुड कंडक्टर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaCl2, CaOCl2 या CaOH2? तो देखिए यह CaO काली चूना का सूत्र है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है, CaOCl यह ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, और CaOH2 यह भाखड़ा चूना का सूत्र है। इसी को चूना जल भी कहा जाता है। ठीक है, जब चूना पत्थर को जल में मिलाया जाता है तो CaOH2 में बढ़ जाता है, भाखड़ा चूना बना देता है, यानी यही आपका क्या चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CaOH2। अगला, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? तो देखिए दो चीज़ होता है, एक अम्ल होता है और एक है भस्म, अम्ल और भस्म। ठीक है, तो अम्ल क्या करता है? जो अम्ल है वह नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और भस्म का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ लाल को नीला करता है, इसका मतलब ये भस्म है, लाल को नीला करता है अर्थात ये भस्म है, अतः इसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन 7 से ज़्यादा दिया है, ए में भी है 7 से ज़्यादा, बी में भी 7 से ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन को याद कर लीजिए। एल्केन में एगो सहसंयोजक बंधन, एल्कीन में 2 गो और एल्काइन में ट्रिपल सहसंयोजक बंधन होता है। तो ये एल्काइन दिया है, अतः 3 सहसंयोजक बंधन होगा, जो कि ऑप्शन देख लीजिए किस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं 3 सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो सिंपल याद है, C6H12O6 ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक या रबड़? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आपका बी सही है। ठीक है, अगला, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी CHO किसको कहते हैं? एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, कीटोन को, या इनमें से कोई नहीं? तो आप याद कर लीजिए, CHO एल्डिहाइड है, एल्कोहल का OH होता है, ठीक है, OH होता है, और इसको भी देख लीजिए कीटोन का CO होता है, कीटोन का CO होता है। ठीक है, तो यहाँ CHO दिया है अतः एल्डिहाइड है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, अगला, आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या ऑप्शन ए घटती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या बढ़ती है। तो जैसे ही आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों का परमाणु संख्या बढ़ता है, लेकिन कक्ष की संख्या नहीं बढ़ता है। तो परमाणु संख्या बढ़ता है, कक्ष नहीं बढ़ता है, इस कारण से परमाणु की त्रिज्या घटती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में रखिए, अधातु गुण के अनुसार। तो आप याद रहे, जब भी अधातु गुण के अनुसार कहेगा और ऐसा ऑप्शन देता है तो आप क्या करेंगे, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में डाल दीजिए। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3, बेरिलियम का 4, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए, यानी बी सही है आपका। ठीक है, अगला, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या कोई नहीं? तो सिलिकॉन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है, सिलिकॉन उपधातु है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन सी Cl, Na या P? तो सोडियम एक विद्युत धनात्मक तत्व है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला,
निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, पारा या टंगस्टन। तो सिंपल सी बात है कि सोडियम को हम किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, आपको बताना है कि अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, ए उपरोक्त सभी। तो अपमार्जक से सभी बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ सभी बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, शॉर्ट सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का? तो शॉर्ट सेल सिलिकॉन का बनाया जाता है। आप याद रखें, सिलिकॉन एक उपधातु है जिसे पी टाइप और एन टाइप दो अर्धचालक बनाए जाते हैं। ठीक है, अर्धचालक बनाया जाता है और इन दोनों अर्धचालक के मेल से शॉर्ट सेल उत्पन्न किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन में नहीं होता? ऑप्शन है सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला। तो देखिए यहाँ दिया नहीं होता है, तो देखिए होने में कौन है? एलपीजी से खाना बनता है, कोयला से भी बनता है, बायोगैस से बनता है। तो किससे नहीं बनता है? तो सीएनजी से नहीं बनता है खाना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इससे खाना नहीं पकाया जाता है, इससे गाड़ियाँ चलाई जाती है सीएनजी से। ओके, अगला 2Cu + O2 एरो 2Cu है, यानी यह कौन सी अभिक्रिया आपको बताना है? तो देखिए Cu के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन आकर जुड़ता है, तो अगर Cu जुड़ता हो तो ऑक्सीकरण होता है, और Cu के साथ O जुड़ रहा है, यानी O जहाँ जुड़ता है ऑक्सीकरण, O जहाँ से हटता है अवकरण। तो यहाँ O जुड़ रहा है और तो ऑक्सीकरण, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देख लीजिए, जिसमें क्या बाएं दाएं परमाणु संख्या बराबर नहीं होगी वह संतुलित नहीं होगा। प्रथम में देखिए दोनों बराबर है, दूसरा में देख लीजिए यानी पी एगो इधर है, इधर भी एगो दिया है, ओ 3 गो है, इधर 6 गो, इस साइड में देख लीजिए ओ क्या गो है? 5 गो है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। देख लीजिए यहाँ ओ क्या 3 दूना 6 गो ओ है, लेकिन यहाँ ओ क्या गो दिया है? 2 2 4 1 5 गो दिया है, और तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो आपको बताए थे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम, भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा और उदासीन का विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 7। अगला निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, आपको बताना है कौन दुर्बल अम्ल है? तो देखिए आप याद कर लिए, जो अम्ल जल में घुलकर पूर्णतः आयनित नहीं होता है उसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए NH3 एक प्रबल अम्ल है, HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, लेकिन दुर्बल अम्ल CH3COO एसिटिक अम्ल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यह दुर्बल अर्थात कमजोर अम्ल है। अगला क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का या एल्युमिनियम का? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट ये सब एल्युमिनियम के अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 17, 18, 19 या 20? तो पोटेशियम के का परमाणु संख्या होता है 19। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, अगला फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नाम नहीं? तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए गाइज, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो आज की वीडियो हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी प्रश्नों को हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छा से याद कीजिए, तैयार कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।